हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी गाइडेंस में। आज के इस वीडियो में हम इकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स की शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि सीमाकारी कारकों की अवधारणा। तो हम देखते हैं कि सीमाकारी कारक यानी लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं। तो सीमाकारी कारक एक ऐसा स्रोत है जो पर्यावरण में वृद्धि, वितरण एवं प्रचुरता की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये एक परितंत्र में उपस्थित किसी भी पॉपुलेशन में हो सकता है, ठीक है। और सीमाकारी कारक के बारे में सर्वप्रथम 1840 में वैज्ञानिक जस्टिस वॉन लिविंग ने बताया था। इन्होंने एक नियम भी प्रतिपादित किया था जिसे हम क्या कहते हैं, लिविंग का न्यूनतम नियम कहते हैं, ठीक है। तो सीमाकारी कारक क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं पर्यावरण की वृद्धि, वितरण और जो प्रचुरता की जो मात्रा होती है उसको नियंत्रित करते हैं। मतलब अगर कोई पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ बढ़ रही है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ कारक ऐसे उत्पन्न हो जाएंगे जो उनकी पॉपुलेशन की जो वृद्धि है उसको नियंत्रित करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लिविंग का न्यूनतम का नियम क्या है। लिविंग ने फसलों की वृद्धि के लिए मृदीय रासायनिक कारकों को आवश्यक बताया। इनके अनुसार फसलों की वृद्धि के लिए अनेक सारे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से किसी भी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता कम होती है तो वे पदार्थ उनके सीमाकारी कारक कहलाएंगे। अर्थात फसलों की वृद्धि के लिए कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं कम मात्रा में तथा कुछ जो होते हैं अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं। वे पदार्थ जो अधिक मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तथा जिनकी मात्रा जो होती है कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, ठीक है। तो लिविंग ने क्या बताया कि जो फसलें होती है उनकी वृद्धि के लिए मृदिक रासायनिक कारकों को आवश्यक बताया, ठीक है। तो इनके अनुसार दो प्रकार के कारक होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। जिन कारकों की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं, जबकि जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। इस प्रकार जीव की वृद्धि उस पोषक पदार्थ से सीमित होती है जो आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध होता है। अर्थात वह पदार्थ जो फसल या जीव की वृद्धि के लिए आवश्यक हो तथा वह आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध हो तो वो क्या कहलाएगा, लिमिटिंग फैक्टर कहलाएगा। मतलब लिविंग का नियम क्या कहता है कि जीव की वृद्धि के लिए कौन सा पोषक पदार्थ आवश्यक होता है जो आवश्यकता से कम मात्रा में होता है, ठीक है। इसको अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक भवन निर्माण के लिए ईंट, लोहा, पत्थर, सीमेंट आदि चाहिए, परंतु इनमें से यदि किसी एक पदार्थ जैसे कि ईंट की भी आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध होगा तो भवन का निर्माण रुक जाएगा, ठीक है, चाहे बाकी कितने भी पदार्थ कितनी मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार न्यूनतम मात्रा में उपलब्ध तत्व रासायनिक पदार्थ जीव के लिए वृद्धि के लिए लिमिटिंग हो जाता है, ठीक है। अब जो लिविंग का न्यूनतमता का सिद्धांत है, ठीक है, फसलों व जंतुओं की वृद्धि के लिए रासायनिक कारकों पर निर्भर था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिविंग के इस नियम में किन वैज्ञानिकों ने संशोधन किया, ठीक है। सबसे पहले एफ ब्लेकमैन, इन्होंने बताया कि रासायनिक कारकों के साथ साथ जो वातावरणीय कारक है वो भी लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। और दूसरा टेलर ने अन्योन्य कारक का सिद्धांत दिया था, ठीक है। और जो तीसरे वैज्ञानिक है शेलफोर्ड, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता का सिद्धांत दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं एफ ब्लेकमैन की थ्योरी। तो सन 1905 में ब्लेकमैन ने लिविंग के नियम में संशोधन किया और बताया कि फसलों या जंतुओं की वृद्धि के लिए रासायनिक कारकों के साथ साथ वातावरणीय कारक भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे तापमान, आर्द्रता, वातावरण, गैस व प्रकाश आदि। उदाहरण के लिए हम देखें तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण 5 कारकों द्वारा होता है, CO2, H2O, रेडिएशन, टेम्परेचर और क्लोरोफिल, ठीक है। यदि इनमें से कोई एक भी कारक निश्चित सीमा से कम होगा तो वह सीमाकारी कहलाएगा और प्रकाश संश्लेषण को नियंत्रित करेगा। जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाए तो प्रकाश संश्लेषण में एक सीमा तक क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन जब प्रकाश की सीमा से अधिक चला जाता है, ठीक है, तो वह सीमा कारक नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब ये क्या कहता है कि एफ ब्लेकमैन की थ्योरी की अगर प्रकाश संश्लेषण में जैसे ये 5 कारक है, इनमें से कोई भी एक कारक जैसे मान लो कि CO2 भी अगर आवश्यकता से कम मात्रा में है, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जो होगा रुक जाएगा, भले ही दूसरे जो कारक है वो कितने ही अधिक मात्रा में उपलब्ध क्यों ना हो, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार अब ब्लैकमेल के इस नियम को हम क्या कहते हैं, लिविंग और ब्लैकमैन का नियम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ब्लैकमैन ने यह नियम लिविंग के नियम में संशोधन करके दिया था। अब हम देखते हैं दूसरा नियम टेलर का सिद्धांत, ठीक है, ये ब्लैकमैन का अपवाद है। क्यों अपवाद है इसको हम अभी समझते हैं क्या है, क्या कहा टेलर ने। तो टेलर के अनुसार यदि कोई कारक आवश्यकता से कम मात्रा में उपलब्ध है तो दूसरा कारक जो होता है इसका स्थान ले लेता है और इसे सीमाकारी होने से रोकता है, इसे अंतःक्रिया क्रिया कारक कहते हैं, ठीक है। तो टेलर ने क्या कहा कि जैसे लिविंग और ब्लैकमैन का नियम तो क्या कहता है कि अगर कोई कारक आवश्यकता से कम मात्रा में तो वो क्या कहलाएगा, सीमाकारी कारक कहलाएगा। लेकिन टेलर ने क्या कहा कि अगर कोई कारक आवश्यकता से कम मात्रा में है तो कोई दूसरा कारक जो होगा उसका स्थान ले लेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो कैल्शियम आयन जो होता है मोलस्क जीवों में कवच निर्माण में भाग लेते हैं या कवच का निर्माण करते हैं। यदि ऐसे जल जहाँ पर कैल्शियम की मात्रा
कम होती है और वहाँ पर कैल्शियम की जगह जो है स्ट्रोंशियम जो होता है, ठीक है, तो कैल्शियम भी +2 आयन होता है और स्ट्रोंशियम भी +2 आयन होता है, ठीक है। तो कैल्शियम की जगह क्या होता है, स्ट्रोंशियम आयन जो है ले लेता है और कवच का निर्माण करता है। इस प्रकार कैल्शियम की कम मात्रा को स्ट्रोंशियम की अधिक मात्रा ने क्या कर दिया, सीमा कारक होने से रोक लिया, ठीक है, सीमा कारक नहीं बनने दिया। अब जो तीसरा नियम है सहनशीलता, यानी कि शेल्फोर्ड का सहनशीलता या लॉ ऑफ टॉलरेंस, ये जो है नियम जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन में भी अधिकतर पूछ लेते हैं या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में भी, ठीक है। तो इस नियम को जो है सहनशीलता नियम को शेल्फोर्ड ने 1911 में प्रतिपादित किया था। यह नियम जो है मुख्य रूप से वातावरणीय कारक जैसे कि प्रकाश, ताप, जल आदि को सम्मिलित करता है। पादप व जंतुओं पर वातावरणीय कारकों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया था कि और इसकी जो है नियम की डेफिनेशन क्या है, तो कि न केवल बहुत कम पदार्थ की मात्रा बल्कि बहुत अधिक पदार्थ की मात्रा भी जीव के रहने के लिए और उसकी वृद्धि के लिए क्या बन सकती है, सीमाकारी बन सकती है, ठीक है। तो शेल्फोर्ड ने क्या बताया कि इन्होंने लिविंग ने बताया था कि जो कम मात्रा में होगा, ठीक है, तो वो सीमाकारी हो जाएगा और उससे जो है जीव की वृद्धि जो है नियंत्रित होगी। लेकिन शेल्फोर्ड ने क्या बताया कि जो कम मात्रा भी जो है हानिकारक है, उसी प्रकार जो है अधिक मात्रा भी जो होती है वो भी सीमाकारी कारक जो है बन सकती है। इस प्रकार जीव जो होते हैं ज़्यादा और कम के मध्य की एक जो होती है सीमा, जिसे हम क्या कहते हैं, सहनशीलता की सीमा कहते हैं, में जीवित रहते हैं। विभिन्न जीव एवं उनकी विभिन्न अवस्थाएं जो होती है वातावरणीय कारकों के प्रति कम अथवा अधिक सहिष्णुता शक्ति रखती है। ऐसे जीव धरु जो किसी कारक के प्रति अल्प सहिष्णुता रखते हैं, अल्प सहिष्णुता शक्ति रखते हैं, मतलब कि उनकी सहन शक्ति जो होती है उन कारकों के प्रति बहुत कम होती है। क्या वर्णन हेतु हम क्या करते हैं, इससे पहले हम अल्प यानी कि स्टेनो, जिसका मतलब क्या होता है नैरो यानी कि कम, शब्द लगा देते हैं। जैसे कम तापमान में रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मिक जीव, यानी कि हमने क्या करा, थर्मिक से पहले स्टेनो लगा दिया, इससे क्या पता चल रहा है कि वो कम तापमान में रहते हैं। अब कम लवणता के लिए हमने क्या करा, तनु जलीय लगा दिया, और कम आहारी जीवों के लिए हमने तनुभक्षी लगा दिया, स्टेगोफेगस, और कम आवास क्षेत्र में रहने वाले जीवों के लिए अल्प आवासी लगा दिया, ठीक है। इसी प्रकार से किसी कारक के प्रति अधिक सहिष्णुता क्षमता रखने वाले जो जीव होते हैं उनसे पहले हम क्या लगा देते हैं, पृथु यानी कि या विविध, जिसको हम कहते हैं यूरी, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, वाइड, शब्द लगा देते हैं। उदाहरण के लिए यूरी थर्मल, ठीक है, जो यूरी थर्मल जो जीव होते हैं वो क्या कहते हैं, अधिक तापमान की परास तक जीवित रह सकते हैं। अधिक जलशील अथवा पृथ जलीय यानी कि यूरी हाइड्रिक, और पृथक लवणीय, ठीक है, विविधाहारी यानी कि यूरिपेजिक हो जाएंगे, ठीक है, एवं अधिवासशील अथवा पृथकवासी आदि आदि, ठीक है। यह शब्दावली सिर्फ जो होती है जीव समुदाय तथा जो पारितंत्र के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब हम इसका एग्जाम्पल से देखते हैं कि जो मानव के पोषक तत्वों में यदि सभी कारक जो हैं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तथा आर्सेनिक जो तत्व है वह अधिक मात्रा में होता है, तो इसका विषैला प्रभाव क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होगा, ठीक है। और CO2 की जो दूसरा एग्जांपल क्या है कि CO2 की कम मात्रा लिमिटिंग होती है, तो CO2 की ज़्यादा मात्रा भी क्या होगी, लिमिटिंग होगी। इस नियम को शेल्फोर्ड का क्या कहते हैं, हम सहनशीलता या सहिष्णुता का नियम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि एक डायग्राम से हम समझते हैं इसको कि किस जो है रेंज में जो प्राणी होता है सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ये लो ऑफ टॉलरेंस का नियम जो दिखा रखा है, तो इस जो डायग्राम है इसमें ये समष्टि है, ठीक है। ऊपर की ओर समष्टि जो है वो उनकी मतलब पॉपुलेशन की संख्या जो है, पॉपुलेशन में जीवों की संख्या ऊपर की ओर बढ़ती है, ठीक है, और नीचे की ओर कम हो रही है। और यहाँ पे जो है जो सहिष्णुता की क्षमता है उसकी जो सीमा जो उच्चतम है और यहाँ पे जो है निम्नतम सीमा है इसकी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सहिष्णुता की निम्नतम सीमा होगी वहाँ पे कोई भी जीव नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, असहिष्णु जो होता है क्षेत्र होता है, ठीक है। मतलब कि टॉलरेंस कैपेसिटी जो होती है इस क्षेत्र में बहुत ही कम होती है, जैसे यहाँ पे कोई भी प्राणी नहीं पाया जाएगा। और दूसरा जो इसके आगे वाला क्षेत्र होता है वो होता है कार्यकी दबाव क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे प्राणी जो होते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और जो बीच वाली सीमा होती है वही क्या होती है, वह होती है निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा के बीच की सीमा, जिसको हम क्या कहते हैं, इष्टतम सीमा। तो यहाँ पे सर्वाधिक प्राणी पाए जाएंगे। और इससे अगली वाली जो उच्चतम सीमा का जो कार्यकी दबाव क्षेत्र है वहाँ पे फिर प्राणियों की संख्या जो हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वापस जो है उच्चतम सीमा में भी कोई जीव नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, असहिष्णु क्षेत्र होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं सीमाकारी कारकों की आधुनिक अवधारणा। तो यह अवधारणा जो है लिमिटिंग जो लोथ है, ठीक है, उनको तीनों नियमों को मिलाने पर बनती है, अर्थात सभी नियमों को सम्मिलित करके प्रस्तुत करें तो आधुनिक अवधारणा कहलाती है। इस अवधारणा में जीव की वृद्धि उन कारकों पर निर्भर करेगी जो क्रांतिक बिंदु यानी कि जो अल्पतम बिंदु है से कम, या सहनशीलता यानी कि अधिकतम बिंदु से ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो। ये दोनों ही कारक जो है सीमाकारी कारक कहलाएंगे। ओडम ने सुझाव दिया कि सीमाकारी कारकों की अवधारणा में सिर्फ रासायनिक कारकों को ही ऐड किया जाना चाहिए, ठीक है।
वातावरणीय कारक व अन्य कारकों को सहनशीलता के परास में रखा जाना चाहिए। और इन्होंने बताया कि जीव प्रत्येक कारक के लिए जो होता है एक सहनशीलता परास रखता है। ये परास जो होती है किसी के लिए छोटी या फिर बड़ी हो सकती है। जैसे तापमान की बात करी थी हमने पहले, तो कुछ जाति जो के जीव जो होते हैं, तो तापमान की हमने बात करी तो इसमें क्या देखा था हमने, कुछ जाति के जो जीव होते हैं वो जैसे कि फ्रॉग हो गए, ठीक है, ये सब जो होते हैं कि अंडे जो होते हैं न्यूनतम तापमान जो होते हैं 5 से लेकर के 24 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर की क्या विशेषताएं होती है। तो लिविंग ने यह नियम जो होता है मृदा के रासायनिक पोषकों के लिए प्रस्तुत किया, जबकि जो ब्लेकमैन था उन्होंने ये जो है पर्यावरणीय कारकों को भी सम्मिलित किया था, ठीक है। इस अवधारणा के अनुसार जीव तब तक वृद्धि करता है, ठीक है, जब तक कि उसके आवश्यक पदार्थ एक निश्चित मात्रा में जो है उपस्थित होते हैं। अब सभी जीव जातियों की आवश्यकता जो होती है एक समान नहीं होती है। जैसे कि एक खेत में उगी फसल के पौधे एक समान नहीं होते हैं, कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। इसलिए जीव जातियों की आवश्यकता जो होती है एक समान नहीं होती है। वह कारक ही सीमा कारक होगा जो क्या होगा, जंतु की आवश्यकता से कम मात्रा में होगा या फिर न्यून मात्रा में उपलब्ध होगा। अब इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, न्यूनतमता का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ठीक है। तो न्यूनतमता का सिद्धांत किसने दिया था, लिविंग ने दिया था न्यूनतमता का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन है, सहनशीलता अथवा सहिष्णुता का नियम जो है किसने प्रतिपादित किया है। तो लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है सेल्फोर्ड के द्वारा 1911 में प्रतिपादित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, कम तापमान में रहने वाले जीवों को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कम तापमान में रहने वाले जीवों को हम क्या कहते हैं, तनुतापी। तनुमापी नहीं होगा, तनुतापी होगा। तनुतापी यानी कि स्टेनोथर्मल जो है जीव, उनको क्या कहते हैं हम, कम तापमान में रहने वाले जीव कहते हैं।